गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको एमकॉम फाइनल में 2 पेपर्स पढ़ाता हूँ। एक पेपर है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। आज मैं जो पेपर 5th है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी और 3rd ऑप्शनल पेपर जो है उसके 2nd चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अपन ने पिछले चैप्टर में अंतिम बिंदु औद्योगिक संबंधों के बारे में चर्चा की थी कि औद्योगिक संबंध का क्या महत्व होता है, औद्योगिक दृष्टिकोण से, प्रबंधकों के दृष्टिकोण से, कर्मचारियों के दृष्टिकोण से या समाज के दृष्टिकोण से। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रम संघवाद या श्रम आंदोलन, ट्रेड यूनियनिज्म या लेबर मूवमेंट। अब श्रम संघवाद, ट्रेड यूनियनिज्म या श्रम आंदोलन, लेबर मूवमेंट क्या है, इसको जानने के पहले या इसका अर्थ जानने के पहले हम ये जानें कि इसका इतिहास क्या है, श्रम आंदोलन कैसे उत्पन्न हुए। तो ये अगर हम जान लें तो हम उसके बाद इनकी परिभाषाओं को भी देखेंगे और श्रम आंदोलन का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक जानकारी दे दूं श्रम संघवाद की, ट्रेड यूनियनिज्म की या लेबर मूवमेंट की, श्रम आंदोलन की। विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में 2 परस्पर विरोधी वर्गों का जन्म हुआ जिन्हें पूंजीपति या श्रमिक के नाम से जानते हैं। एक वर्ग है पूंजीपति और दूसरा वर्ग है श्रमिक वर्ग। प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने इन्हें पूंजीपति और सर्वहारा कहा है, पूंजीपति और सर्वहारा। इसी प्रकार से कुछ लोग इनको मजदूर या हुजूर के नाम से जानते हैं। मजदूर या हुजूर का मतलब, मजदूर तो वो जो मजदूरी करता है और हुजूर वो जो सेवा योजक होता है। इसी तरीके से कुछ लोग इनको हैव्स और हैव नॉट्स कहते हैं। हैव और हैव नॉट्स का मतलब क्या है? हैव मतलब वो जो पूंजीपति, जिनके पास सब कुछ है, और हैव नॉट मतलब वो जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी श्रमिक वर्ग। और पूंजीपति वर्ग जो है उसका प्रमुख काम क्या है? कारखाने में मशीनों के लिए, औजारों के लिए, कच्चे माल के लिए हम कह सकते हैं कि पूंजी को उपलब्ध करवाना। तो ये तो पूंजीपति का प्रमुख कार्य हुआ कि कारखाने बनाना और कारखाने में मशीनों, औजार या कच्चे माल के लिए पूंजी को उपलब्ध करवाना। और श्रमिक वर्ग का जो कार्य है वो इन सभी साधनों की सहायता से उत्पादन करना होता है। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक वर्षों में कुछ वर्षों तक तो ये दोनों ही वर्ग एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं थे, ये दोनों मिलजुल कर कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, पूंजीपति वर्ग जो था वो वर्ग थोड़ा सा चतुर और चालाक हो गया। वो साधन संपन्न थे, शिक्षित थे और शक्तिशाली थे। और क्योंकि पैसा था, साधन संपन्न थे, शिक्षित थे, चतुर और चालाक थे, तो उन्होंने क्या किया कि श्रमिकों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया और जानबूझकर करना प्रारंभ कर दिया। शुरू में श्रमिक वर्ग समझ नहीं पाया और श्रमिक वर्ग दबता चला गया, लेकिन दबने की एक सीमा होती है। कुछ वर्षों के पश्चात श्रमिकों को लगा कि ये मालिक लोग या पूंजीपति वर्ग या जो सेवा योजक हैं ये हमको दबाते रहते हैं। तो श्रमिकों ने भी अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए और सामूहिक रूप से अपनी आवाज़ मालिकों के विरुद्ध उठाने लगे। और यहीं से हम कह सकते हैं कि श्रम आंदोलन या श्रम संघवाद का श्री गणेश हुआ। अब ये तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुई कि श्रम संघवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो ये औद्योगिक क्रांति के शुरू में ही 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था, जब सेवा योजकों ने श्रमिकों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था और श्रमिकों ने उसके एवज में
आवाज़ उठाना सामूहिक रूप से प्रारंभ कर दिया था। अब हम देखते हैं कि श्रम आंदोलन की परिभाषाएं क्या हैं और इसका अर्थ क्या है। तो परिभाषाओं में पहले मैं आपको GDH कोल की परिभाषा बताता हूँ। GDH कोल के अनुसार श्रम आंदोलन एक संगठित और सतत प्रयास है जो श्रमिकों द्वारा किसी राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जाता है। मतलब कोल ने बताया कि श्रम आंदोलन या लेबर मूवमेंट क्या है, एक संगठित और सतत प्रयास है। संगठित मतलब ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं और सतत प्रयास मतलब कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं जो श्रमिकों द्वारा किसी राष्ट्रीय क्षेत्र में, मतलब ये एक ऐसे संगठित और सतत प्रयास हैं जो किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्र में जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया जाता है। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो श्रम आंदोलन कहलाता है। इसी प्रकार से एक विद्वान कॉमन्स हुए, कॉमन्स ने भी श्रम आंदोलन की परिभाषा दी है। कॉमन्स के मतानुसार श्रम आंदोलन शब्द का अर्थ श्रमिकों की उन सभी संगठित क्रियाओं से है जो उनकी तत्काल या निकट भविष्य में दशाओं को अधिक अच्छी बनाने के लिए की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, श्रम आंदोलन शब्द का अर्थ श्रमिकों की उन सभी संगठित क्रियाओं से भी। इन्होंने कहा कि श्रमिकों की संगठित क्रियाएं मतलब ज्वाइंटली जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो उनकी तत्काल या निकट भविष्य में दशाओं को अधिक अच्छी बनाने के लिए की जाती है। मतलब उनकी जो श्रमिकों की दशा है और दिशा है, चाहे निकट भविष्य में और चाहे भविष्य के लिए, उनकी जो दशा है उसको अधिक अच्छा बनाने के लिए सामूहिक रूप से या संगठित रूप से श्रमिकों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उसे श्रम आंदोलन कहते हैं। इसी प्रकार से एक सामाजिक विज्ञान के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस या सामाजिक विज्ञान का जो शब्दकोश है ये क्या कहता है। सामाजिक विज्ञान शब्दकोश के अनुसार श्रम आंदोलन का आशय मजदूरी प्राप्त करने वालों की उन सभी संगठित क्रियाओं से है। क्या मतलब हुआ, मजदूरी, श्रम आंदोलन का आशय मजदूरी प्राप्त करने वाले उन सभी संगठित क्रियाओं से है जो अपनी तत्काल या न्यूनाधिक रूप से दूरस्थ भविष्य डिस्टेंट फ्यूचर की दशाओं को अधिक अच्छा करने के लिए की जाती है। मतलब श्रम आंदोलन का मतलब इन्होंने बताया कि मजदूरी प्राप्त करने वालों की उन सभी संगठित क्रियाओं से है। मजदूरी प्राप्त करने वाले जो लोग हैं यानी जो मजदूर हैं उन सभी की संगठित क्रियाओं से है जो क्या करते हैं, अपने तत्काल या डिस्टेंट फ्यूचर दूरस्थ भविष्य की दशाओं को अधिक अच्छा करने के लिए की जाती हैं। तो उपयुक्त 2-3 परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्रम आंदोलन वह सतत प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक संगठित रूप से अपनी वर्तमान एवं भावी कार्यदशाओं तथा जीवन स्तर के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए प्रयास करते हैं। मतलब क्या हुआ कि श्रम आंदोलन पहली चीज़ तो ये उभर के आई कि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक संगठित रूप से अपनी वर्तमान एवं भावी कार्यदशाओं मतलब उनकी जो प्रेजेंट और फ्यूचर वर्किंग कंडीशंस हैं तथा जीवन स्तर के विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए प्रयास करते हैं। मतलब जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके जो विभिन्न प्रयास, उसके जो विभिन्न आयाम हैं उनके लिए प्रयास करते हैं। इन आंदोलनों के द्वारा वे अपने जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरंतर रूप से प्रयास करते हैं। मतलब श्रम आंदोलनों के द्वारा श्रमिक क्या करते हैं, अपने जीवन के सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक या राजनीतिक, पॉलिटिकल अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरंतर रूप से ऑन द रेगुलर बेसिस प्रयास करते हैं। यहाँ यह भी बात कह देना ज़रूरी है कि श्रम आंदोलन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास का परिणाम है। मतलब श्रम आंदोलन
क्यों हुए? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकास के कारण से हुए। किंतु श्रम आंदोलन उन सभी देशों में देखे जा सकते हैं जिसमें प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। मतलब इनका जो उद्भव है या इनका जो शुरुआत है वो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के कारण हुई है, किंतु ये श्रम आंदोलन उन सभी देशों में देखे जा सकते हैं जिनमें प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है, जिसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपनाया गया है। तो ये कुल मिलाकर श्रम आंदोलन की कुछ परिभाषाएं और कुछ मैंने आपको अर्थ बताने का प्रयास किया ताकि आपको ये ज्ञात हो सके कि श्रम आंदोलन क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ और श्रम आंदोलन की विशेषताएं हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छी तरीके से पता लगेगा कि श्रम आंदोलन क्या होता है। तो मैं अब आपको परिभाषाओं के बाद और अर्थ जानने के पश्चात श्रम आंदोलन की विशेषताओं के बारे में बताता हूँ। इससे श्रम आंदोलन के बारे में आपको और जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। श्रम आंदोलन की विशेषताओं में पहली है कि यह श्रमिकों या उनके संगठन का संगठित आंदोलन है। श्रम आंदोलन क्या है? ये श्रमिकों के या उनके संगठनों का संगठित आंदोलन है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है। मुझे उम्मीद है कि श्रम आंदोलन का अर्थ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा और श्रम आंदोलन के अर्थ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए अपन इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं कि श्रम आंदोलन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के पश्चात श्रम आंदोलन का अर्थ हमें और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। तो श्रम आंदोलन की प्रकृति भली प्रकार से समझने के लिए श्रम आंदोलन की निम्नलिखित विशेषताओं का अध्ययन परम आवश्यक होता है। पहला, यह श्रमिकों या उनके संगठन का संगठित आंदोलन है। मतलब श्रम आंदोलन क्या है? श्रमिकों या उनके संगठनों का संगठित आंदोलन है। ये ऑर्गेनाइज्ड एक मूवमेंट होता है श्रम संगठनों का या श्रमिकों का। दूसरी विशेषता यह है कि यह आंदोलन श्रमिकों के जीवन स्तर की वृद्धि के लिए किया जाता है। यह आंदोलन क्यों किया जाता है? कारण क्या है इसका किए जाने का? कि जीवन स्तर में वृद्धि, कि लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, श्रमिकों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाने के लिए श्रम आंदोलन आमतौर पर किए जाते हैं। तीसरा है, यह श्रमिकों के सामान्य हितों की रक्षा का साधन है। हर एक व्यक्ति को अपने जो सामान्य हित हैं उनकी रक्षा करने का अधिकार होता है। अब अगर व्यक्ति सामान्य हितों की भी रक्षा न कर पाए तो उसका जीवन मुश्किल हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। तो यह क्या होता है कि श्रमिकों के सामान्य हितों की रक्षा का एक साधन है। नेक्स्ट, यह श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि, श्रम कल्याण कार्यों, सामाजिक सुरक्षा कार्यों, कार्यदशाओं में सुधार का प्रयास है। मतलब श्रम आंदोलन आमतौर पर क्यों किए जाते हैं? वेतन वृद्धि के लिए करे जाते हैं या श्रम कल्याण कार्यों, लेबर के वेलफेयर के लिए कोई कार्य जो किए जाते हैं, सामाजिक सुरक्षा कार्यों, सोशल सिक्योरिटी के लिए कोई कार्य किए जाते हैं, या कार्य दिशाओं में सुधार। कार्य दिशाओं मतलब जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए यदि कोई काम किए जाते हैं तो वो श्रम आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों में आत्म जागृति का साधन है। मतलब आत्म जागृति का साधन का मतलब ये हुआ कि श्रमिक जो है वो आमतौर पर माना जाता है कि उतना जागृत नहीं है। तो श्रमिकों को जागृत करने के लिए, उनको आत्म जागृत करने के लिए श्रम आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, श्रम आंदोलन को अपनाया गया। एक विशेषता ये भी है कि श्रम आंदोलन औद्योगिक तथा अर्ध औद्योगिक सभी क्षेत्रों में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि श्रम आंदोलन केवल औद्योगिक क्षेत्रों में ही होंगे, श्रम आंदोलन अर्ध औद्योगिक क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। एक विशेषता श्रम आंदोलन की यह है कि श्रम आंदोलन का प्रभाव तत्काल हो यह आवश्यक नहीं है। इसका प्रभाव निकट भविष्य में भी हो सकता है।
मतलब क्या हुआ कि श्रम आंदोलन जो है ये जब किए जाएं तो इनका प्रभाव तुरंत दिखे, ऐसा कदापि ज़रूरी नहीं है। श्रम आंदोलनों का प्रभाव दूरगामी होता है और भविष्य में भी दिख सकता है। एक विशेषता ये है कि यह आंदोलन कोई श्रमिक नहीं करता, बल्कि कई श्रमिक मिलकर करते हैं। मतलब श्रमिक अकेला तो बेचारे की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई भी श्रमिक अकेला आंदोलन नहीं कर सकता। ये श्रमिक मिलकर करते हैं या बहुत से श्रमिक मिलकर जब करते हैं तो उसे श्रम आंदोलन कहते हैं। इसी प्रकार से इन आंदोलनों के दौरान हड़तालें, तालाबंदी आदि होती है। मतलब क्या हुआ कि जब श्रम आंदोलन होते हैं तो श्रम आंदोलनों के दौरान हड़तालें की जाती हैं, स्ट्राइक्स की जाती हैं। श्रम आंदोलनों के दौरान तालाबंदी की जाती है, लॉकआउट्स वगैरह किया जाता है। तो ये श्रम संघवाद का एक विशेषता है। मतलब आप करते क्या हैं, अगर श्रम आंदोलन करते हैं तो उसमें आपके द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है, तो उसमें आप देखते हैं कि हड़तालें की जाती हैं, तालाबंदी की जाती है। तालाबंदी मतलब कि मजदूरों की तरफ से फैक्ट्री पे या औद्योगिक संस्थान पे ताला लगा दिया जाता है ताकि कोई अंदर जा ना सके। जब कोई अंदर जाएगा नहीं तो कोई कामकाज ही नहीं होगा, या हड़ताल कर देते हैं और कार्य को रोक देते हैं। तो श्रम आंदोलन किस प्रकार से कहते हैं, हड़ताल या तालाबंदी आदि के माध्यम से किए जाते हैं। और लास्ट है, श्रम आंदोलन सभी प्रजातांत्रिक देशों में पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितनी भी, वैसे इसका जन्म तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण से हुआ, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए उन जगहों पर जाए जाते हैं जहाँ पर कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी की एक बात ये है कि डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का, सुनने का अधिकार होता है। तो जहाँ भी प्रजातांत्रिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहाँ पर इस प्रकार के श्रम संगठन, श्रमिक संगठन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको अपनी बात कहने का सेवा आयोजकों के सामने या सरकार के सामने अधिकार होता है। तो ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई जो श्रम आंदोलन की होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने ये जाना कि श्रम संघवाद, ट्रेड यूनियनिज्म क्या है या लेबर मूवमेंट क्या है, और इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, और श्रम संघवाद या लेबर मूवमेंट की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हमने जाना। मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्रम संघवाद के प्रादुर्भाव के कारणों के बारे में बताऊंगा कि इनका उद्भव किस प्रकार से हुआ। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।